नमस्कार। भारतीय वीरांगनाओं की कहानी रानी की जुबानी की तीसरी श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का मैं आभार अभिनंदन करती हूँ जो मेरे को आप सभी इस श्रृंखला में भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय वीरांगना, स्वतंत्र भारत की झंडे की जिन्होंने शुरुआत करी, स्टुटगार्ट में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में एक विदेशी राष्ट्र में भारतीय ध्वज फहराने वाली वह पहली महिला थी, व्यक्ति भी थी, जिनके बारे में आज हम जानेंगे, जिनका नाम था बीकाजी कामा। इस वीरांगना का जन्म 24 सितंबर 1861 में नवसारी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत था उसमें वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वर्तमान गुजरात में हुआ। ये एक बड़े समृद्ध परिवार, पारसी परिवार, ज़ोरेस्ट्रियन परिवार में इनका जन्म हुआ और इनके माता पिता बहुत संपन्न परिवार से थे। इनकी पिताजी का नाम था सरोबाजी फर्माजी पटेल और उनकी माता थी जैजीबाई सरोजाबाई पटेल। ये एक पारसी परिवार, बहुत जाने माना परिवार था। इनके पिता परीक्षण से तो वकील थे, लेकिन पेशे से व्यापारी थे और पारसी समुदाय में काफ़ी प्रभाव था इनका। क्योंकि ये बहुत संपन्न परिवार से थी तो इनकी जो शिक्षा थी वो भी एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई और जिसका नाम था अलेक्जेंडर गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूट, और जिसमें उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा पूर्ण की। और ये बचपन से ही बहुत मेहनती, अनुशासित छात्रा थी। इन्हें भाषाएं सीखने का बहुत शौक़ था और हमें ये बहुत खुशी है कि वो कम से कम 6 भाषाएं बड़ी आसानी से पढ़ लेती थी और लिख लेती थी, और उनके ऊपर उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। और इनकी जो क्रिकेट था, क्रिकेट में इनकी बहुत रुचि थी। 3 अगस्त 1885 में इनकी 24 साल की उम्र में इनका विवाह एक अमीर ब्रिटिश समर्थक वफादार परिवार के रुस्तम जी कामा के साथ हुआ, जो पेशे से वकील थे और राजनीति में प्रवेश करने के लिए इच्छा रखते थे। बीकाजी की अधिकांश जो समय था और उनकी जो ऊर्जा थी वो परोपकारी गतिविधियों में बीतती थी और वो समाज के कार्यों में सदा लगी रहती थी। उनका और उनके पति का इसीलिए वाद विवाद इसीलिए हो जाता था क्योंकि वो समर्थक थे ब्रिटिश एम्पायर के और ये समर्थक थी अपने भारत की। अक्टूबर 1896 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पहले जो अकाल पड़ा और उसके कुछ समय बाद प्लेग फैल गया, उन पीड़ितों की देखभाल के लिए ये कामा ग्रांट मेडिकल कॉलेज में नर्सों की टीम में भर्ती हुई और उनकी जो मरीज थे और जो वहाँ पर लोग आते थे उनकी सेवा में जुट गई। यहाँ पर वैक्सीन्स की सुविधा भी थी और जो स्वस्थ लोगों को लगाए जाते थे, और इन्होंने भी वो वैक्सीन लगाया, परंतु ये इतनी उनके अंदर देखभाल में मसरूफ़ थी कि इनको पता ही नहीं चला कि इनको प्लेग कब हो गया और उसकी वजह से ये काफ़ी कमज़ोर हो गई। जब उनकी स्वास्थ्य कुछ काम करने के लिए उनको नहीं उनका साथ दे रहा था तो इनको 1902 में मेडिकल केयर के लिए ब्रिटेन भेज दिया गया। 1904 में जब वो वापस आना चाहती थी ब्रिटेन से, उसी वक्त पर उनकी मुलाकात राष्ट्रवादी से हुई जिनमें सम्मिलित थे श्याम कृष्ण वर्मा, दादाजी भाई नौरोजी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के अध्यक्ष थे, परंतु ब्रिटिश आर्थिक नीति के कड़े आलोचक भी थे। विपिन चंद्रपाल, लाला हरदयाल और विनायक दामोदर सावरकर आदि कई राष्ट्रवादी
प्रचारकों के साथ इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने नौरोजी भाई के निजी सचिव के रूप में काम किया और इसी कारण उनको बहुत से लोगों को, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनसे मिलने का मौका मिला, जो उनके लिए बाद में उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। फरवरी 1905 में इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना का समर्थन किया। लंदन में वह भारत में इस राष्ट्रवादी गतिविधियों को जारी रखती थी। तब ब्रिटिश सरकार ने इन पर भारत वापस जाने की रोक लगा दी, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बहुत बोलती थी और उनको डर था कि अगर ये भारत लौटी तो इनका कहीं और कोई संग्राम ना हो जाए। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने इन पर वहाँ पर जाने की रोक लगा दी और इनको कहा कि अगर आप जाना चाहती हो तो आपको कुछ शर्तें हैं जहाँ पे आप किसी भी राजनीतिक चीज़ों में भाग नहीं लेंगी। तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसी वर्ष वह लंदन से पेरिस चली गई, जहाँ उनकी मुलाकात राणा रावाभाई और मुनिशर शाह गॉडरेज के साथ हुई। यहाँ उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। बीकाजी का आंदोलन के लिए क्रांतिकारी साहित्य लिखकर प्रकाशित किए और नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड में वितरित किए, और जिसमें वंदे मातरम, मदन लाल ढींगरा की तलवार भी शामिल थे। इनकी साप्ताहिक पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि वो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ थी, ब्रिटिश राज्य के खिलाफ थी और भारतीयों का समर्थन करती थी। परंतु ये पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपनी जो ये प्रतियां थी, पत्र जो इनकी जो साप्ताहिक पत्रिकाएं थी, उन्होंने वो पौंडीचेरी के द्वारा उन भारत को भेजना शुरू किया, क्योंकि पौंडीचेरी में फ्रांसीसी उपवेश था। कामा ने भारत में देशभक्तों को क्रिसमस के खिलौनों में छुपाकर रिवॉल्वर भी भेजे। 22 अगस्त 1907 को बीकाजी जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरा सामाजिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गईं, और जहां उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंटल, भारतीय उप महाद्वीप में आए अकाल के विनाशकारी प्रभाव का वर्णन किया और दुनिया को बताया कि वो किस तरह से वो पीड़ित हैं, उनका देश, और उनके ऊपर जो ब्रिटिश सरकार है वो कितने अत्याचार कर रही है। ग्रेट ब्रिटेन से उन्होंने मानव अधिकार और समानता की अपील की, और उन्होंने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया। और उन्होंने ध्वज फहराने से पहले सभी जो उस हॉल में मौजूद लोग थे उनको खड़े होने के लिए कहा और उनको उस ध्वज को सम्मान देने के लिए कहा, जो भारत का एक स्वतंत्र ध्वज उस वक्त पे उन्होंने खुद जिसको डिज़ाइन किया था वो उन्होंने फहराया। आज वो जो भारत का जो आज का ध्वज है वो उससे काफ़ी चीज़ें उसमें से ली गई, और हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके से बहुत चीज़ें लेके, जो कामाजी का ध्वज था उससे लेके आज का जो हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, वो बनाया गया। और आज भी ये पुणे के मराठा और केसरी लाइब्रेरी में प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रवादी अभियान और असहयोग आंदोलन की जागरूकता बढ़ाने के लिए वह अमेरिका गई, और कुछ समय वह अमेरिका में रही और लोगों को अपने देश के बारे में और अपने जो हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे और जो ये ब्रिटिश रूल ने जो हमारे पर प्रतिबंधियां लगाई हुई थी उनके बारे में वहाँ के लोगों को बहुत जागरूक कराया। 1908 वह इंग्लैंड लौट आई और 1909 में मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम कैरिजन की जो हत्या हुई थी, उसके बाद उनकी हत्या उन्होंने करी थी मदन लाल ढींगरा ने, और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर प्रत्यर्पण का आरोप लगाया।
लेकिन फ्रेंच सरकार ने सहयोग करने से इनकार कर दिया, तो ब्रिटिश सरकार ने इनकी जितनी भी संपत्ति थी वो जब्त कर ली। जो उनको विरासत में मिली थी वो सारी की सारी जब्त हो गई। कथित तौर पे लेनिन ने उस वक्त पे उन्हें सोवियत संघ में रहने के लिए आमंत्रित किया, परंतु कामा ने इनकार कर दिया। उन्होंने अक्सर राष्ट्रीय निर्माण में भारतीय महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया और समानता का समर्थन किया। वो उस वक्त भी यही कहती थी कि जितना अधिकार पुरुषों का है उतना अधिकार महिलाओं का भी है। एक बारी जब वो मिस्र गई हुई थी, वहाँ के एक भाषण में उन्होंने कहा, जब वो भाषण देने से पहले जब वो खड़ी हुई तो उन्होंने कहा, यहाँ केवल मिस्र की आधी आबादी के प्रतिनिधि हैं, बाकी आधी आबादी कहाँ है? दूसरी आधी आबादी कहाँ है? मिस्र के बेटे तो हैं, पर मिस्र की बेटियां, माताएं, बहनें कहाँ हैं? जो हाथ पालना झुलाते हैं वह चरित्र भी तो करते हैं। वही कोमल हाथ राष्ट्र जीवन का मुख्य कारक है। 1920 में वोट के अधिकार पर उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता जो होगी उस वक्त पे उनको, जब हम स्वतंत्र होंगे उस वक्त पर हमको, हमारी महिलाओं को या भारतीय नारियों को समानता का अधिकार मिले और उनको वोट का अधिकार मिले। और 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन जब इकट्ठे हो गए तो इनको फ्रांस भी छोड़ना पड़ा, और जब उन्होंने फ्रांस छोड़ा तो वो मार्सिल पहुंच गई, और वहाँ पर उन्होंने भारतीय, आयरिश और मिस्र के क्रांतिकारियों के साथ अपना संपर्क नहीं छोड़ा। चाहे वो गुप्त रूप से करती थी, चाहे वो सबके सामने करती थी, लेकिन उनके साथ उनकी हमेशा सक्रिय संपर्क बनाए रखती थी। 1915 में कामा को बीची में नज़रबंद कर दिया गया, परंतु 1917 में उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको रिहा किया, लेकिन उनको हर सप्ताह पुलिस थाने जाकर अपनी रिपोर्ट करनी पड़ती थी कि वो इधर ही हैं और कोई ऐसी गतिविधियां नहीं कर रही। युद्ध के बाद, जो पहला विश्व युद्ध था, उसके बाद कामा पेरिस लौट आई और 1935 से वह यूरोप में रही। 1935 तक वो यूरोप में रही। फिर उसी वर्ष की शुरुआत में उन्हें एक स्ट्रोक हुआ, और स्ट्रोक में जो उनको वो लकवाग्रस्त हो गई। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भारत लौटने के लिए याचना दायर की, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर मेरे प्राण निकले तो मेरे देश में निकले, मैं किसी दूसरे देश में अपने प्राण त्यागना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने याचना करी ब्रिटिश सरकार से कि मेरे भारत वापस जाना भेज दिया जाए, और उन्होंने वही शर्तें फिर रखी उनके सामने, और उन्होंने इन शर्तों को मान लिया कि ठीक है, क्योंकि अब वो उठ नहीं थी तो वो कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन वो सिर्फ उनकी एक ही इच्छा थी कि मैं अपने देश वापस लौट जाऊं। और याचिका की जो भी शर्तें थी उन्होंने स्वीकार कर ली। नवंबर 1935 को बॉम्बे पहुंची, और 9 महीने बाद 74 साल की उम्र में 13 अगस्त 1936 में पारसी जनरल हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। ये थी कामा जी की कहानी, जिन्होंने सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बोलती थी और अपने भारतीयों स्वतंत्रता जो सेनानी थे उनका साथ दे रही थी, तो उनको इतने वर्ष अपने देश से दूर रहना पड़ा, लेकिन वो हटी नहीं, और वहाँ पर रहकर भी वो सबको जागरूक करती रही और अपने देश के लिए जितना कर सकती थी उतना करती रही। उनकी उपलब्धियाँ जो थीं वो कम नहीं थी, इसीलिए तो आज उनको हम सब नमन करते हैं और उनको आज याद करते हैं। कामा ने अधिकांश निजी संपत्ति जो थी उनकी, वो लड़कियों के अनाथालय को दे दी और एक ट्रस्ट स्थापित की।
कई शहरों में मैडम कामा के नाम से सड़कें और जगहें हैं और 26 जनवरी 1962 में भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस पर उनके नाम का एक भारतीय डाक टिकट जारी किया। ऐसी भारतीय वीरांगना को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। आज की इस श्रृंखला में बस इतना ही। अगली श्रृंखला में एक नई वीरांगना के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।